हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। मींस दो शिफ्ट का सॉल्यूशन एक साथ करेंगे। तो जिनको शिफ्ट वाइज देखना है, शिफ्ट वाइज भी सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है, वो उनकी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2025 में है, 2025 में है, या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम्स की जहाँ पे जीके जीएस पूछी जाएगी, तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और इसके अलावा मैंने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2024 में जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, सबका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। और जो क्लासेस बची हैं उनका भी मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और भाई इस क्लास का जो फॉर्मेट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, मींस बायलिंगुअल रहेगा, तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई हम सारी चीज़ें क्लास में ही याद करते हैं, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ते। एलिमिनेशन ट्रिक देखेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन नहीं आता है उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचेंगे, और बहुत सारी नॉलेज भी लेंगे। ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है भाई, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है, जो नए जुड़ रहे हैं वो क्लास को कंप्लीट देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस जो सीरीज चल रही है इसका फ़ायदा हो। ठीक है भाई, पीवाईक्यू हम अपनी बिल्कुल मुट्ठी में कर लेंगे। पीवाईक्यू में आप मास्टर हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। द पांड्या किंगडम वाज फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज, who said that their kingdom was famous for pearls, the capital was। तो पांड्या साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था, तो जिन्होंने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो उनकी कैपिटल क्या थी, पूंजी नहीं है, कैपिटल पूछ रहा है, राजधानी। ठीक है भाई, तो देखिए पांड्या किंगडम फर्स्ट मेंशन बाय मेगास्थनीज ने मेंशन किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो किंगडम है पांड्या किंगडम वो फेमस था किसके लिए, मोतियों के लिए। तो उसकी कैपिटल पूछ रहा है। तो देखिए आपको इसका आंसर कैसे निकालना है, अगर आपको नहीं पता है तो देखो, आपने तंजावुर के बारे में सुना होगा, चोलाज से एसोसिएटेड है ये। तो चोलाज की कैपिटल थी, जो लेटर चोलाज थे 9th to 11th सेंचुरी में। तो ठीक है, सी में। तो यहाँ पे आपने बृहदेश्वर टेम्पल भी सुना होगा। बृहदेश्वर टेम्पल जो चोलाज के जो रूलर्स हैं उन्होंने बनवाया था। और कावेरी पट्टनम है, ये भी देखिए पोर्ट है किसका, लेटर चोलाज का। जो लेटर चोलाज थे उनका पोर्ट है कावेरीपट्टनम। उरैयूर जो अर्ली चोलाज थे उनकी कैपिटल थी ये। और तो एक ही ऑप्शन बचा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये फोर्थ भी नहीं हो सकता। तो जो थर्ड ऑप्शन है यही राइट आंसर है इसका। तो मदुरई जो है, ये जो पांड्याज किंगडम था उसकी कैपिटल थी। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मदुरई, रिपीटिशन है इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन थर्ड मदुरई। अब दूसरे जो किंगडम है देखो, चेराज जो थे इनकी कैपिटल थी वंजी, याद रखना है आपको, पूछी जा चुकी है। जो अभी प्रेजेंट डे केरला में है उधर थे ये, जो प्रेजेंट डे केरला है उधर की तरफ थे। और जो चोलाज जो इनकी कैपिटल थी अर्ली चोलाज की, तो वो थी उरैयूर, कुहूर। और प्रेजेंट डे तमिलनाडु में थे। और पांड्या जो थे वो इनकी कैपिटल थी मदुरई। तो ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु में इधर ऐसे था। ठीक है, तो यहाँ पे थे चोलाज और इधर थे पांड्याज। ठीक है, और यहाँ केरला में चेराज। इनको टोटल मिला के संगम एज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें थे चोलाज, पांड्याज और चेराज। तो ये थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके और 6th सेंचुरी एडी या सीई बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी सीई से लेके इनका काफ़ी डोमिनेंस था। तो इतना आपको ध्यान रखना है चोलाज, पांड्याज और चेराज के बारे में। अब देखिए मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मेगास्थनीज जो था किसके कोर्ट में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था ये। और किसका एम्बेसडर था, तो ये सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था ये। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो ये आर्मी जनरल था किसका, अलेक्जेंडर का। ठीक है, और ये ग्रीक हिस्टोरियन था मेगास्थनीज, ग्रीक हिस्टोरियन। और ये ग्रीक का ही था ये भी, सेल्यूकस निकेटर। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो अलेक्जेंडर का जो जनरल था वो था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर ने
मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इतना आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके बाद जो मौर्यन डायनेस्टी है, जो उसका पहला रूलर था वो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर कौन था, अशोका, देन दो आए थे कुणाल और दशरथ, फिर उसके बाद बृहद्रथ। तो इसकी आपको जो है क्रोनोलॉजी याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोका, कुणाल और दशरथ, फिर उसके बाद बृहद्रथ जो है लास्ट रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। और देखिए इसके बारे में, मेगास्थनीज के बारे में एक चीज़ और है। तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका। इंडिका तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मुगल जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में इन्होंने थोड़ी हिस्ट्री दी थी। ठीक है, सोसाइटी के बारे में। तो आपको ये बुक भी ध्यान रखनी है। मेगास्थनीज की जो बुक थी वो थी इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हरिवर्सनम अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। तो हरिवर्सनम पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो हरिवर्सनम जो पुरस्कार है, कौन सा स्टेट देता है इसे। तो देखिए इसको देता है केरला स्टेट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। देखिए मोस्टली जो संगीत के क्षेत्र में जो स्टेट आगे हैं वो है साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो केरला कर्नाटका में से इसका आंसर है। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं थोड़ी अपनी समझ बूझ के हिसाब से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है केरला। अब इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। देखो हरिवर्सनम जो अवार्ड है वो कब एस्टेब्लिश किया था, तो 2012 में किया था। किसने, केरला गवर्नमेंट ने, और त्रावणकोर दवास्वोन बोर्ड के साथ मिलकर। जो केरला गवर्नमेंट है उसने त्रावणकोर दवास्वोम बोर्ड के साथ मिलकर 2012 में ये जो अवार्ड है हरिवर्सनम अवार्ड ये एस्टेब्लिश किया था। और ये अवार्ड जो है इन गिवन टू द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू स्प्रेड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड इक्वानिमिटी एंड सेक्युलरिज्म थ्रू म्यूजिक। ये उन लोगों को दिया जाता है जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड इक्वानिमिटी एंड सेक्युलरिज्म को म्यूजिक के थ्रू प्रमोट करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं उसमें। ठीक है, इस अवार्ड में देखिए 1 लाख का प्राइज़ मिलता है और साइटेशन मिलती है। और अवार्ड इज अनाउंस बिफोर द मकर विलाकू फेस्टिवल। देखिए ये फेस्टिवल के बारे में ध्यान रखना, ये केरला का है। ठीक है, तो मकर विलाकू फेस्टिवल से पहले दिया जाता है, ये सबरीमाला में होता है एवरी ईयर। ठीक है भाई, तो मकर विलाकू फेस्टिवल केरला में। और देखिए जो पहले रेसिपेंट थे इसके अवार्ड के, तो ये थे के जे यशुदास। के जे यशुदास इनके जो पहले रेसिपेंट थे 2012 में। और अभी जो 2024 में मिला है वो मिला है पी के वीरमंदी मणिदास को, वीरा मणिदासन को 2024 में। ठीक है, जो अभी मिला है पी के वीरा मणिदासन। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ईस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी। तो ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं आप। देखिए हिंदू ईस्टर तो आपने सुना नहीं होगा, हिंदूज। सिख, देखिए सिखों का जो फेस्टिवल होता है वो बैसाखी होता है, मेन फेस्टिवल है ना, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। बैसाख का फर्स्ट डे होता है, बैसाख मंथ का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये। तो इतना आपको ध्यान रखना है। पारसीज का नवरोज आपने सुना होगा। ठीक है, न्यू ईयर होता है इनका, फर्स्ट डे होता है न्यू ईयर का, स्टार्टिंग होती है। और जो क्रिश्चियन है वही बचे, तो वही इसका आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो क्रिश्चियन ही इसका आंसर है। ईस्टर फेस्टिवल क्रिश्चियंस के द्वारा मनाया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो ईस्टर है, ईस्टर इज़ द क्रिश्चियन हॉलीडे है दैट सेलिब्रेट द रिसरेक्शन ऑफ द जीसस क्रिस्ट। तो सेलिब्रेट किया जाता है रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्रिस्ट एंड सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे आफ्टर द फुल मून फॉलोइंग द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद मार्च अप्रैल में जो होता है फुल मून, उसके जो बाद में जो पहला संडे होता है उसी को सेलिब्रेट करते हैं। और जो अब देखिए ये वाला जो हो गया ईस्टर। अब इसके बाद देखिए पारसी जो कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है नवरोज़ फेस्टिवल, और पारसी न्यू ईयर है, और जमशेदी नवरोज़ टू मार्क द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर इन द जोरास्ट्रियन कैलेंडर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। पारसी का जो फेस्टिवल है नवरोज़ फेस्टिवल। ठीक है, सिम्बलाइज द रिन्यूएबल रिन्यूअल जॉय
और प्रोस्पेरिटी एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड विद प्रेयर्स, फास्टिंग एंड कम्युनिटी गैदरिंग। किसी भी फेस्टिवल में कम्युनिटी गैदरिंग तो होती है। तो पारसी का आपको ध्यान रखना है नवरोज, क्रिश्चियन का ईस्टर फेस्टिवल, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये, और कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिखों का जो होता है वो बैसाखी होता है, जो कि बैसाख मंथ के फर्स्ट डे मनाया जाता है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये, और हिंदूज़ का ये हो नहीं सकता, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे आराम से। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, क्रिश्चियन। याद कर लें इनको, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, ईस्टर्न और बैसाखी भी पूछा हुआ है, ठीक है, नवरोज भी पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स वॉज स्टार्टेड इन 1873? तो 1873 में अमृतसर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन, सिख रिफॉर्म मूवमेंट, सिख सुधार आंदोलन 1873 अमृतसर में शुरू किया गया था? तो इनमें से बताना है आपको कि जो 1873 में अमृतसर में स्टार्ट किया गया था सिख रिफॉर्म मूवमेंट, वो कौन सा था? तो वो था सिंह सभा मूवमेंट। सबसे पुराना यही है 1873 में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब दूसरे मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। देखो, बाबर अकाली मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो 1921 में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो सिखों के इंस्टीट्यूट थे, सिख इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटिश कंट्रोल से लिबरेट कराना था, ठीक है। इस मूवमेंट का जो मकसद था बाबर अकाली मूवमेंट का, और इसकी डेट याद रखनी है आपको, 1921। पूछ सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। अकाली मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1920 में। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी इसे जानते थे, और इसका जो ये नॉन वायलेंट कैंपेन था, और इसमें सिख प्लेसेस ऑफ वर्शिप और गुरुद्वारा, इसमें क्या था, जो महंत थे, करप्ट महंत थे, उन्हें हटाना था गुरुद्वारा से, ठीक है। तो और देखिए, जो ये गुरुद्वारा मूवमेंट है, ये जो अकाली मूवमेंट था, इसे ही गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये मूवमेंट अमृतसर में, पंजाब में 1920 में, सेम ही है ये, अकाली मूवमेंट और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो ये ऑफसूट था सिंह सभा मूवमेंट जो 1873 में आया था, उसका ऑफसूट था, ठीक है। प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन फॉर सिक्स एंड काउंटर द रिवाइवलिस्ट पॉलिसीज ऑफ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन की जो रिवाइवलिस्ट पॉलिसी थी क्रिश्चियन मिशंस की, तो उनको काउंटर करना था, एंड हिंदू फंडामेंटलिस्ट को काउंटर करना था। तो इतना आपको याद रखना है बस, जो अकाली मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट ये भी सेम ही है, दोनों सेम है। ये ऑफसूट है किसका? तो जो इसका सिंह सभा मूवमेंट आया था 1873 में, उसका ऑफसूट है ये गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। और बाबर अकाली जो है ये 1921 में आया था। इसमें इंस्टीट्यूट्स जो थे सिखों के, उसे लिबरेट कराना था ब्रिटिश कंट्रोल से। तो इतना आपको याद रखना है। क्रोनोलॉजी आप याद रखें, कई बार क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, वो क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स कन्फ्लुएंस एट, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ संगम पर होती हैं, तो कहाँ मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। तो इसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ 4, जहाँ से गंगा का थोड़ा सा मैंने उद्गम बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बंदरपुंछ, यहाँ पे बंदरपुंछ है एक जगह, बंदरपुंछ। तो यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री, ठीक है। उसके बाद गोमुख पड़ता है, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे केदारनाथ है, यहाँ पे चोराबरी ग्लेशियर है, चोराबरी ग्लेशियर है। और उसके बाद है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और यहाँ पे है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। तो आपको ध्यान रखना है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुंछ, और गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, और केदारनाथ में ये है चोराबरी ग्लेशियर जो है, और जो है नहीं, केदारनाथ में चोराबरी ग्लेशियर, और बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर। तो यहाँ से निकलती है अलकनंदा, ठीक है। तो इस पे मिलती है धौली गंगा, धौली गंगा। तो यहाँ पे है कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, फिर इससे मिलती है कौन सी रिवर मिलती है? तो ये मिलती है नंदाकिनी, नंदाकिनी। तो यहाँ पे बनता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। आप लिखते जाएं अगर आपको लिखना है तो ये नंदाकिनी मिलके बनाती है नंद प्रयाग, और ये अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा। तो यहाँ पे बनता है विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर। फिर उसके बाद नंदाकिनी जब नीचे चली जाती है, तो इसके बाद पिंडारी रिवर आती है यहाँ से, पिंडारी,
ठीक है, तो पिंडारी रिवर बनाती है करण प्रयाग। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से जो निकलती है केदारनाथ से, जो कौन सा ग्लेशियर है, जो चोराबारी ग्लेशियर है, इससे जो निकलती है वो निकलती है मंदाकिनी। ये नंदाकिनी है भाई, तो यहाँ से निकलेगी मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है अलकनंदा में। कौन सी जगह, जब ये मिलेगी तो ये बनाएगी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये रुद्रप्रयाग बनाएगी यहाँ पे। इसके बाद तो ये जो कौन सा है भाई, ये गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सी रिवर, भागीरथी, भागीरथी रिवर। तो ये मिलती है किस में, देवप्रयाग में। तो इसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, और ये जो बंदरपुंछ है, यहाँ से जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है यमुना। ठीक है, तो यमुना कहाँ पे मिलती है आके, तो ये जो मिलती है यहाँ पे जो कौन सा है ये, इलाहाबाद में, संगम में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मिलती है, जो संगम बनता है सरस्वती गंगा और यमुना का। तो यहाँ देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी। तो ये आपको ध्यान रखना है इतना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। जो बंदर यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे जगह पड़ती है बंदरपुंछ, यहाँ से निकलती है यमुना। और इसके बाद जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे जगह पड़ती है गोमुख, गोमुख से निकलती है भागीरथी। उसके अलावा देखिए केदारनाथ, केदारनाथ में है चोराबारी ग्लेशियर। तो ये जो चोराबारी ग्लेशियर है, इससे निकलती है मंदाकिनी। उसके बाद जो बद्रीनाथ है, यहाँ पे है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर में बद्रीनाथ जगह है, वहाँ से निकलती है अलकनंदा। और अलकनंदा देखिए, अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है सबसे ऊपर, तो ये बनाती है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद जब ये नीचे जाती है थोड़ा, तो वहाँ पे नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी N4 नेक्स्ट से स्टार्ट होती है, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी बनाती है नंद प्रयाग, नंदाकिनी नंद, ऐसे याद रख सकते हैं आप। उसके बाद ये और नीचे जाती है, तो यहाँ पे बनाती, जो पिंडारी रिवर है इससे आके मिलती है, तो यहाँ पे बनाती है करण प्रयाग। ठीक है, फिर उसके बाद आगे और जाती है, तो फिर यहाँ से जो केदारनाथ से जो चोराबारी ग्लेशियर है, चोराबारी ग्लेशियर है जो, उससे जो मंदाकिनी आती है, और जब इसमें अलकनंदा में मिलती है तो ये बनाती है रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसके बाद वो नीचे जाती है, तो फिर जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, गोमुख जो जगह है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से भागीरथी आती है और तो मिलती है अलकनंदा में, तो ये बनाती है देवप्रयाग। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है, आप लिख सकते हैं, या फिर एक दो बार जब क्लास को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, प्रयाग में पूछा जा चुका है प्रयागों से क्वेश्चन, कि कौन सा प्रयाग किस किस रिवर से मिलके बनता है। ठीक है, उसके अलावा जो यमुना है वो कहाँ से निकलती है, तो ये बंदरपुर से निकलती है और यहाँ पे मिल जाती है गंगा में, संगम में, जो इलाहाबाद में है। 3 रिवर मिलती हैं यहाँ पे, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताएंगे जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो कौन सी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following institutions has contributed mainly in improving the economic status of poor women in rural area? तो निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में योगदान दिया। तो देखिए, ये क्वेश्चन अब आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि इकोनॉमिक स्टेटस की बात हो रही है पुअर वुमेन्स की, है ना। तो आवास योजना में तो भाई घर से रिलेटेड है, ये तो हो नहीं सकता, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइवलीहुड प्रदान करेंगे तभी तो उसकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा। तो आवास योजना थोड़ी ना इम्प्रूव करेगी, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट थोड़ी ना है ये। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट तो भाई वाइल्ड लाइफ के लिए भी हो सकता है, ट्राइबल्स के लिए भी हो सकता है इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम होता है, तो ये भी नहीं है इसका आंसर। रूरल हेल्थ स्कीम, हेल्थ स्कीम हेल्थ से रिलेटेड होनी चाहिए ना, इकोनॉमिक स्टेटस से थोड़ी ना, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए की बचा हमारे पास थर्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसमें कुछ लोग मिलके आपस में ग्रुप बनाते हैं और लाइवलीहुड को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाते हैं। तो वुमेंस के लिए भी हो सकते हैं और कोई भी कर सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, रूरल एरियाज़ में होता है ये मोस्टली। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ऐसे आप अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं आप ऑप्शंस को। ठीक है भाई, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देख लेते हैं हम दूसरी योजनाओं के बारे में। पहले तो देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट इन इंडिया गेन ट्रैक्शन
1970 के आसपास स्टार्ट हुआ था विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन 1972 में। जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन हुआ था उसी के आसपास ही स्टार्ट हुआ था सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1970 में हुई थी और मूवमेंट ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन 1992। तो 1992 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई थी इसकी, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और बैंक लिंकेज प्रोग्राम जब आया था, नेशनल बैंक नाबार्ड ने स्थापित किया था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी हुई थी। फिर 1993 में नाबार्ड एंड रिजर्व बैंक ने मिलके अलाउड कर दिया था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ओपन कर सकते हैं सेविंग अकाउंट बैंक्स में, और दिस एक्शन बूस्टेड द सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है काफ़ी बूस्ट मिला, ठीक है। 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वरोजगार योजना। तो ये याद रखनी है आपको, 1999 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज़। तो ये याद रखनी है, पूछी भी जा चुकी है, आगे पूछ सकते हैं आपसे। अब जो इंदिरा आवास योजना है वो स्कीम दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू हेल्प पीपल इन रूरल एरियाज कंस्ट्रक्ट एंड अपग्रेड देयर होम्स। तो घर को बनाने में और उनके घर को अपग्रेड करवाने में जो इंदिरा आवास योजना है उसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है पीपल्स को जो रूरल एरिया में रहते हैं। द स्कीम इज़ प्राइमरली फॉर पीपल फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, फ्री बॉन्डेड लेबर्स के लिए एंड अदर रूरल पुअर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से, जो बीपीएल से नीचे की फैमिली है उनके लिए। द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1985-86। जो ये स्कीम है इंदिरा आवास योजना 1985-86 के आसपास लॉन्च हुई थी 1985 में। द पार्ट ऑफ रूरल लैंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। जो ये स्कीम है इंदिरा आवास योजना ये रूरल लैंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंडर थी। और इंडिपेंडेंट कब हुई ये, इंडिपेंडेंट स्कीम की तरह कब उभरी, तो ये 1996 में आई थी। अब देखिए नेशनल रूरल जो हेल्थ मिशन था वाज लॉन्च्ड इन 12 अप्रैल 2005 में। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था ये याद रखना है आपको, और बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज डिजाइन टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। तो इसका काम क्या था, इसमें अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन के लिए, स्पेशली वुलनरेबल जो सेक्शंस थे उसके लिए। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज नाउ आ सब मिशन ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन। जो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था अब ये किसके अंडर है, तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है, विच ऑल्सो इंक्लूड द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी इसी के अंडर है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। तो आपको देखिए एक क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिली हैं, इन सब चीज़ों को आप याद रखें, डेट याद रखें और जो स्कीम है किससे एसोसिएटेड है। और बाकी इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है, एलिमिनेशन जो मेथड है उससे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया। तो एक सर्पिल के आकार के बैक्टीरिया की पहचान करें। तो इसमें देखिए जो सर्पिल के आकार का बैक्टीरिया है वो कौन सा है। तो देखिए अब इसका आंसर आपको नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे ना आप वर्ड एसोसिएशन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्पायरल तो स्पिरिलम है इसका जो आंसर है, जो स्पायरल शेप है इसको वर्ड एसोसिएशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है स्पिरिलम। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जो बैसिलस है इसकी शेप होती है रॉड शेप, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है किसी में भी। कोकस बैक्टीरिया इसकी जो शेप होती है स्पेरिकल और नियरली स्पेरिकल होती है। और जो विब्रियो बैक्टीरिया है वो कर्व्ड कॉमा शेप होता है। तो चारों की मैंने आपको बता दी है। तो बैसिलस की रॉड शेप, कोकस की स्पेरिकल शेप और विब्रियो की कर्व्ड शेप और कॉमा शेप होती है, ठीक है। और स्पिरिलम की तो ये होती है स्पायरल शेप। अगर आपको नहीं पता है तो वर्ड एसोसिएशन के थ्रू आप इसका जो है तुक्का मार सकते हैं, और तो वैसे गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस में, बट ऐसे वर्ड एसोसिएशन से कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ऐड कर देता है कि अगर हमें नहीं भी पता है तो वर्ड एसोसिएशन से हम सही कर सकते हैं। तो आप याद रख सकते हैं स्पायरल, स्पिरिलम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च दी नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी।
तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू की थी? तो ये कब स्टार्ट की थी नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी? तो 2022 में। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो जो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एंड रेगुलेट एयर स्पोर्ट्स इन द कंट्री। तो ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है टू प्रमोट रेगुलेट एयर स्पोर्ट्स कंट्री में, और द पॉलिसी वाज अनाउंस इन जून 2022। तो ये अनाउंस कब करी गई थी? 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। पॉलिसी के गोल क्या थे? मेकिंग एयर स्पोर्ट्स मोर असेसिबल, अफोर्डेबल, सेफ, सस्टेनेबल एंड इंजॉयबल। तो ये इसका गोल है। डेवलपिंग इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर एयर स्पोर्ट्स, ठीक है। प्रमोटिंग द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन इंडिया। तो एडोप्टिंग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एयर स्पोर्ट्स सेफ्टी, बेस्ट प्रैक्टिस को अडोप्ट करना जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है एयर स्पोर्ट्स सेफ्टी में। तो एनहांसिंग द पार्टिसिपेशन एंड सक्सेस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन ग्लोबल एयर स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है, ये याद रखना है। कब आई थी पॉलिसी? तो जून 2022 में। अब मिनिस्ट्री पूछ सकता है नेक्स्ट वाले जो एग्ज़ाम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, ठीक है। और ये प्रमोट और रेगुलेट करता है एयर स्पोर्ट्स को कंट्री में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। एज ऑफ 14 अक्टूबर 2021 2021 विच इंडियन फुटबॉलर वॉज इन न्यूज़ फॉर ब्रेकिंग पेले 77 इंटरनेशनल गोल्स। तो 14 अक्टूबर 2021 तक कौन सा भारतीय फुटबॉलर पेले के 77 अंतर्राष्ट्रीय गोलों को तोड़ने के लिए चर्चा में था? तो इंडिया में आपने सुनील छेत्री का नाम सुना होगा, तो वही है इसका आंसर। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। यही है इंडिया के जो बेस्ट फुटबॉलर हैं अभी, ठीक है। तो इन्होंने जो पेले का रिकॉर्ड था इंटरनेशनल गोल्स करने का 77 का, तो वो तोड़ दिया है, ठीक है। तो सुनील छेत्री एसोसिएटेड है किससे हैं? तो फुटबॉल से, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बाय डिसकंटिन्यूइंग द एप्लीकेशन ऑफ डायरकी। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन के अनुप्रयोग को बंद करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो ये कौन सा एक्ट था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिसने देखिए प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी थी इसने स्टार्ट की थी और डिसकंटिन्यू द एप्लीकेशन ऑफ डायरकी। जो डायरकी थी प्रोविंसेस में जो आई थी 1919 में डायरकी, तो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट की, तो उसको ख़त्म किया था और यहाँ पे ऑटोनॉमी दी थी जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है। और इसमें देखिए आरबीआई और जो फेडरल सिस्टम है वो दिया था इस एक्ट के। जो मोस्टली प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी एक्ट से है 1935 से, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ये भी इसी एक्ट में, जैसे फेडरल है और कंकरेंट लिस्ट है और प्रोविंस लिस्ट है, तो ये इसी में जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो भी हमने इसी से ली है 1935 एक्ट में से ही आई थी। और देखिए अब जो हमारा जो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, किसके लिए? तो मुस्लिम्स के लिए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था ये, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मिंटो कौन थे? तो ये वायसराय थे इस टाइम के। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, तो इसमें डायरकी स्टार्ट करी थी, डायरकी, ठीक है, और प्रोविंसेस में। तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट का जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था 1990 का जो एक्ट था। इसे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड जो एक्ट है इसे बोलते हैं। तो क्लेम्सफोर्ड इस टाइम के क्या थे? तो वायसराय थे, ठीक है। डायरकी स्टार्ट करी थी प्रोविंसेस में, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट, और यहाँ पे वुमेंस को थोड़ा वोटिंग का राइट दिया था इस वाले एक्ट में 2019 में। वुमेंस को जो वोटिंग का राइट है वो दिया था। और क्या था इस एक्ट में? तो 1919 के एक्ट में तो यहाँ पे जो है बाईकैमरलिज्म की स्टार्ट हो गया था, बाईकैमरलिज्म, ठीक है, स्टार्ट हो गया था। और 1935 में भी बाईकैमरलिज्म था, अपर हाउस और लोअर हाउस। और 1813 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसमें क्या था? इसमें देखिए 1,00,000 रुपये एजुकेशन के लिए खर्च करने के लिए बोला था। और जो मिशनरीज़ थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे, उन्हें अलाउड किया गया था इंडिया में।
और जो कंपनी की मोनोपोली थी वो 20 साल के लिए बढ़ा दी गई थी, लेकिन मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था बस चाइना और टी में ट्रेड के अलावा। बाकी कंपनी की जो मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी थी, बट उसका जो टाइम पीरियड है वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है, तो इतना इन एक्ट के बारे में ध्यान रखना है आपको। मोस्टली प्रोविज़न हमारे 1935 का जो एक्ट है उसी से आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है इसका आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो। विच कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ इन 1989। पर्टिकुलर ईयर दिया है इन्होंने 1989। तो किस समिति ने 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों में संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो ये कौन सी कमेटी थी जो 1989 में जिसने रिकमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन लोकल गवर्नमेंट के लिए, पंचायत बॉडीज़ के लिए? तो ये थी पीके थुंगन कमेटी। तो आपको डेट याद रखनी है पीके थुंगन की, कब थी ये। ठीक है, 1989 में। कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो कमेटी आई थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में आई थी। ठीक है, और उसके बाद आई थी अशोक मेहता कमेटी 1977, 1977 से 1978 में। उसके बाद आई थी GKV राव कमेटी, तो 1985 में। LM सिंघवी कमेटी, तो 1986 में आई थी। ठीक है, उसके बाद आई थी पीके थुंगन कमेटी 1989 में। तो और लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन को फादर कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंडिया में, और एस्टेब्लिशिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में। तो इसलिए इन्हें लॉर्ड रिपन को क्वेश्चन आया हुआ है। लॉर्ड रिपन इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड लोकल गवर्नमेंट इन 1882, 1882 में। ध्यान रखना है आपको लॉर्ड, और इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है, आप एक बार पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, कि कौन सी किस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GKV राव, LM सिंघवी और पीके थुंगन कमेटी। तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है इनकी। ठीक है, ईयर वाइज कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, और पूछी भी जा चुकी है ये। वर्मा कमेटी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी इन तीनों में से आप निकाल सकते हैं। ये पहली है, इसके बाद ये, तो पीके थुंगन लास्ट की है। तो ये तभी आया था क्योंकि नए जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। 73rd है ना, पार्ट 9 में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 का, उसमें मिला था। 29 सब्जेक्ट और जो 11th जो शेड्यूल है, 11th शेड्यूल वो ऐड किया गया था, और 29 सब्जेक्ट थे इसमें पंचायती राज में। ठीक है, और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का ही, उसमें जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं वो ऐड करी गई थी। म्यूनसिपलिटीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया था, और पार्ट 9 ए के अंडर आती हैं वो। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें 12 जो स्केड्यूल 12 में है ये जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अमेंडमेंट याद रखना है, 73rd में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, 1992 में आया था, पार्ट 9 के अंडर है, 29 सब्जेक्ट हैं, और 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 का, उसमें म्यूनसिपलिटीज़ जो थी, ठीक है, उसमें जो 12th शेड्यूल ऐड किया गया था, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था म्यूनसिपलिटीज़ को, और 12th जो शेड्यूल है, ठीक है, वो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द रेटिकुलेट वेनेशन? तो निम्नलिखित में से कौन सा रेटिकुलेट वेनेशन से संबंधित नहीं है? तो नोट पे ध्यान देना है, SSC वालों, भूल जाते हो आप, अलर्ट हो जाना है। तो इसमें जो रेटिकुलेट वेनेशन से रिलेटेड नहीं है तो वो है मेज़, बाकी चाइना रोज़, तुलसी और कोरिएंडर, ये तीनों रेटिकुलेट वेनेशन है। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, देखो, रेटिकुलेट वेनेशन इज़ अ पैटर्न ऑफ वेन इन अ लीफ। लीफ में जो वेन होती हैं दैट फॉर्म्स अ वेब लाइक नेटवर्क, तो वेब लाइक नेटवर्क बनाती हैं। वेन्स एंड वेंटिकल्स आर स्प्रेड अनइवनली अक्रॉस द लीव्स और लेमिना। तो जो वेन्स और वेंटिकल्स होती हैं स्प्रेड होती हैं अनइवनली लीव्स में, और विद स्मॉलर वेन्स ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द सेंटर वेन्स से आउट होती हैं एंड निकलती हैं, और मिडरिप एंड स्प्रेड थ्रू आउट द लीफ।
तो लीफ पूरे लीफ में फैली होती हैं ये। अब जो मेज है वो है पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल, वेयर द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। और इसके जो एग्जांपल हैं बनाना, कोकोनट, व्हीट, मेज, एग्जांपल है इसके, ठीक है। पैरेलल वेनेशन नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे पैरेलल वेनेशन क्या है, तो इसके जो एग्जांपल हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका इज द कलिंगा वॉर मैंसनड। तो अशोका के निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में से कलिंगा युद्ध का उल्लेख है, तो आपको बताना है ये। तो ये है रॉक एडिक्ट जोधा 13, ठीक है, ये 13 है रॉक एडिक्ट। इसमें ही जो कलिंगा वार के बारे में मैंशनड है। और कलिंगा वार कब हुआ था, तो ये 261 BC में हुआ था, ठीक है। 261 BC कलिंगा वार, याद रखनी है आपको डेट। और ये रॉक एडिक्ट 13, और मौर्यन एम्पायर से थे ये, मौर्यन एम्पायर। देखो मैंने फिर बता दिया है, फिर एक बार और बता देता हूँ। जो मौर्यन एम्पायर था इसकी क्रोनोलॉजी में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आए थे बिंदुसार, फिर आए थे अशोका, देन फिर आए थे कुणाल और दशरथ, और फिर उसके बाद बृहद्रथ। तो बृहद्रथ लास्ट थे, और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी आ गई थी, है ना। जो लेटर जो मौर्यंस थे वो आ गए थे। तो इनका जो टाइम पीरियड है 319 बीस से लेके और 185 BCE तक है, ठीक है। इसके बाद लेटर मौर्याज आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नॉट पूछा है, ध्यान रखना है, अलर्ट हो जाना है। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है। तो देखिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफ हाई कोर्ट, ये है हो सकते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हो सकते हैं। और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हो सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, इसको आप बड़े आसानी से कर देंगे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। जो और देखिए जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को, डेट याद रखनी है, पूछा जा चुका है कई बार। अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 तब बना था ये जब ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था 1993 में। तो ये जो बना था ये भी 1993 में बना था। तो और देख लेते हैं, द कमीशन सर्व एज ए गार्जियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ओवरसी द राइट्स ऑफ एसोसिएटेड विद लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इतना ध्यान रखना है आपको। और जो इसके चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं 3 साल का इनका कार्यकाल होता है, 70 ईयर्स तक। और अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। और रिकमेंड कौन करता है, तो कमेटी रिकमेंड करती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इनकी जो टेन्योर होता है 3 साल का या फिर 70 साल तक, और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोसिलिकेट एम्फीबोल मिनरल यूज्ड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड एज रेल रोड ब्लास्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण में रेल मार्ग गिट्टी के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है, इसका जो आंसर है हॉर्नब्लेड, हॉर्नब्लेंडे इसका आंसर है, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। बाकी देख लेते हैं, देखो हॉर्नब्लेंडे इज़ अ टाइप ऑफ एम्फीबोल मिनरल दैट फाउंड इन मैनी इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है ये। बोथ हॉर्नब्लेंडे एंड एम्फीबोल आर द इनोसिलिकेट मिनरल्स हैं, और मीनिंग दे आर मेड अप ऑफ डबल चेन ऑफ सिलिका टेट्राहेड्रा। तो ये डबल चेन ऑफ सिलिका टेट्राहेड्रा से बना होता है। और कलर इसका कैसा होता है, हॉर्नब्लेंडे इज़ यूजुअली ओपेक एंड डार्क ग्रीन कलर, ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन, while amphibole can many colors including colorless, white, green, brown, black, blue या लेवेंडर। तो अब इनके बारे में हमने देख लिया, अब देख लेते हैं सेल जो होती है। जो सेल रॉक ये सेडिमेंट्री रॉक है, और गेसराइट सेडिमेंट्री रॉक है, ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक हैं। पूछ सकता है एग्जाम्पल में,
सेल क्या है, तो ये सेल भी रॉक का कई बार पूछा भी हुआ है, इग्नियस और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो ये सेल है जो है सेडिमेंट्री रॉक है, और गेसराइट ये भी सेडिमेंट्री रॉक है, और ये ओलेवाइन इग्नियसियस रॉक का एग्जांपल है, और सेडिमेंट्री में भी आ सकता है, ये मेटामॉर्फिक में भी आ सकता है। वैसे मोस्टली तो इग्नियसियस रॉक का एग्जांपल है ओलिवाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। रंजना प्रकाश देसाई हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन of the Press Council of India originally worked in which of the following organs of the government। तो रंजना प्रकाश देसाई जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी ने मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में काम किया। तो आपको बताना है ये, तो ये जुडिशियरी में काम कर चुकी हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं, और उसके अलावा जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी चेयरमैन भी रह चुकी हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स। तो भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र में जो बांध है, जो डैम्स हैं, वो सबसे मैक्सिमम नंबर्स में है, ठीक है। तो उसके अलावा एमपी में, उसके बाद एमपी में है, फिर गुजरात में है, ठीक है। तो इसके बाद आता है एमपी, देन गुजरात, ठीक है। तो विच स्टेट इन ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स की बात कर रहा है, तो ये महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा, फिर मध्य प्रदेश में, देन गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, और देखो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लार्ज डैम्स इन द कंट्री वर बिल्ट इन 2 डिकेड्स। 1970 और 90 के बीच में बने थे जितने भी लार्ज डैम्स हैं इंडिया में, मोस्टली आधे से ज़्यादा। तो महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स इन द कंट्री 1845, और फॉलोड बाय मध्य प्रदेश 905, और उसके बाद गुजरात में 666, 666, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो एक मोनो एटॉमिक अणु की पहचान करें। तो किस में होता है, नोबल गैसेस में जो होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनमें से आपको देखना है नोबल गैस कौन सी है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हीलियम ही है। तो हीलियम इज़ द आंसर है। तो मोनो एटॉमिक्स के बारे में देख लेते हैं। देखो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम होता है इसमें केवल। अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम एंड लैक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं। एग्जांपल्स के लिए नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन मोनो एटॉमिक है। एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है आपसे, और रेडॉन गैस भी पूछ सकता है, या फिर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है दूसरे गैसेस के नाम दे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। और देखिए भाई, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपको क्लास कैसी लग रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आने वाली क्लासेस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मैं फिर बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं ये, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। देखिए एसएससी का जो सीजीएल का पेपर हुआ है 36 शिफ्ट में हुआ है, और 25 के 25 36 इंटू 25 आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो एमटीएस का है वो 66 शिफ्ट में हुआ है, इंटू 25 कर सकते हैं। और सीएचएसएल जो है वो भी हुआ है, और उसके भी 25 क्वेश्चंस जितने भी शिफ्ट में वो हुआ है। तो आप सोच सकते हैं आपके पास कितना क्वेश्चन बैंक है, ठीक है भाई। तो इंटेंसिटी, आप इस क्लास की जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ सकते हैं। तो आपको क्लासेस सारी देखनी है और कंप्लीट देखनी है, तभी आपको जो पैटर्न है और नॉलेज है तभी मिलेगी। और देखिए जो आपका रिवीजन है वो जितना अच्छे से आप पीवाईक्यू का रिवीजन कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका जो स्कोर है होगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको डर लगेगा, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को निकाल ले जाएंगे। हम ये भी सीख रहे हैं कि हमें याद कैसे रखनी है, हमें ये भी सीख रहे हैं कि हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को नहीं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं अपना राइट आंसर तक पहुंचने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 19 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट प्लेड द हाई डिस्प्ले दी हाईएस्ट पॉपुलेशन। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा जिला है, तो ये थाने है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। थाने ज़िला सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन थी इसकी। इसके अलावा 24 परगना जो वेस्ट बंगाल का है सेकंड पे वो है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 20।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, एसएससी वालों ध्यान रखना है भाई आपको, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते टाइम कभी आप इनकरेक्ट भूल जाएं। तो द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003, तो ये गलत है। तो मतलब कि इनकरेक्ट पूछा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शन में देखना है जिसमें एक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि भाई उन्होंने गलत पूछा है। तो पहली स्टेटमेंट में किस में है, इसमें है और इसमें है। तो इन दोनों में से अब दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए भाई, ऑप्शन दो बचे हमारे पास। अब देखते हैं, देखो, इट इज़ एन ongoing central government sponsored scheme अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ये किसकी स्कीम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। अब देखिए जिसमें दूसरा है उसे भी एलिमिनेट कर दो, ये वाली भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब बची एक स्टेटमेंट, यही इसका आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट, देख लो, है ना। तो ऐसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने आंसर को। तो देखिए थर्ड क्या है, इट इज़ एक्सटेंड टू द चिल्ड्रन एज बिलो 6 ईयर्स ओनली, नहीं ये गलत है। तो गलत है तो गलत ही पूछी है इन्होंने, तो ये भी हमारा आंसर में हो जाएगा। ये 6 ईयर्स के बच्चों के लिए नहीं है केवल, उसके अलावा एडोलसेंट जो गर्ल हैं उनके लिए है, लैक्टिक जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए है, ठीक है। और 6 4 देख लेते हैं, इसमें 6 सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी गलत है। तो मीन्स ये भी सही है, ऑप्शन वन, ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यही इसका राइट आंसर है। तो एलिमिनेशन से भी हम निकाल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। उससे पहले देख लेते हैं, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ इशूड ऑर्डर ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण अभियान। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर्ड द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, रिस्ट्रक्चर्ड किया था इन्होंने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स को एंड पोषण। प्राइम मिनिस्टर इसकी फुल फॉर्म है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट अभियान इनटू सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण। इन दोनों स्कीमों को मिला के इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है और जो पोषण स्कीम थी, इन दोनों को मिला के सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 कर दिया है। द स्कीम इज़ एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल स्पोर्ट्स मिलेगा प्रोग्राम टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलसेंट गर्ल। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में, ये इनके लिए है ये स्कीम। तो केवल 6 साल के बच्चों को लिए ही नहीं है ये, ठीक है, जो 6 साल तक के बच्चे हैं। तो आप निकाल सकते हैं इसका आंसर बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच 5 ईयर प्लान दी फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन यूज्ड। तो किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य और उत्पादकता नारे का उपयोग किया गया था। तो ये था 7 5 ईयर प्लान। तो 7 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, तो ये 1985 से 90 के बीच था। इस प्लान में ये प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, और इट लेड स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल्स थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल्स थे उन्हें इंक्रीज़ करना था मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। और इसका जो ऑब्जेक्टिव दूसरा था, इंक्लूडिंग इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस। तो यही कहा गया इन्होंने, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो यही देखिए, यही ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक प्रोडक्ट इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस। इट एम्फेसाइज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, तो एंटी जो पॉवर्टी प्रोग्राम्स है वो, और द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द नीड टू मेक इंडिया एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। तो यही 7 5 ईयर प्लान था। और स्टार्ट कब से हुए थे ये, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 से 56 तक रहा था, ठीक है, होरोडोमोर मॉडल पर बेस्ड था ये। और जो सेकंड था वो 1956 से लेके 61 तक था, ठीक है, ये महालनोबिस पर बेस्ड था, महालनोबिस प्लान बोलते हैं इसे। थर्ड जो आया था 61 से 1961 से और 67 तक आया था। तो इसके बाद क्या था, प्लान हॉलीडे हो गया था, प्लान हॉलीडे 68, ठीक है, और 69 में आया था फिर, तो 1969 से और 74 तक चला था। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ जो चला था
तो इसमें 14 बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो था ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी आया था इसी में, ये पूछ सकता है आपसे ड्रॉट प्रोन एरिया। और जो 5th 5 ईयर प्लान है वो 74 से और 78, नहीं नहीं नहीं, ये था 6, जो थर्ड है ये फोर्थ है, फोर्थ के बाद 69 74 तक चला था ये, और 74 से 78 तक चला था, ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान। तो इसमें आया था गरीबी हटाओ, हटाओ का नारा दिया था इसमें, ठीक है। तो इतनी आपको याद रखनी है, वैसे फर्स्ट 4 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये गरीबी हटाओ वाला नारा जो इन्होंने 5th 5 ईयर प्लान में दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर। तो निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया तब होती है जब त्वरित चूना पानी के साथ प्रक्रिया करता है। तो क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर। तो देखिए इसमें कैसे निकाल सकते हैं आप क्विक लाइन, इसमें नहीं है फॉर्मूले में, तो इसमें वाटर भी नहीं है, तो जब मिलेगा तभी तो कुछ बनेगा, तो ये नहीं हो सकती। और देखिए इसमें भी नहीं है वाटर, ना क्विक लाइम है, तो इसमें कैसे बनेगी, इसमें नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये वाली एलिमिनेट कर दी हमने, इन दोनों में से हमारा आंसर हो सकता है या तो ये या ये। तो अब हम देख लेते हैं, देखो इसका जो आंसर है ऑप्शन थर्ड है। क्विक लाइन को जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस मिलता है, ठीक है। तो CaOH2 एक्वस, तो ये भी नहीं है इसका, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। याद रखना है आपको, ऐसी जो रिएक्शंस है वो पूछ रहा है, और ये पूछा भी हुआ है कई एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज यामिनी कृष्णमूर्ति एसोसिएटेड। तो यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो ये है भरतनाट्यम से संबंधित, तो क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरला का, ओडिसी उड़ीसा का, और सतरिया आसाम का। 8 क्लासिकल डांस है, 9th वाला जो है छऊ डांस है, उसका स्टेटस कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है, ठीक है, कल्चरल मिनिस्ट्री ने। और बाकी जो ये है जो 8 क्लासिकल डांस है, संगीत नाटक अकादमी ने इनका स्टेटस दिया है। और संगीत नाटक अकादमी कब बनी थी, 1953 में, ठीक है, 1953 में, इतना आपको ध्यान रखना है। 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं, देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम केरला में है, और यहाँ पे एक और होता है कथकली, कथकली, ठीक है, और कुच्ची पूड़ी, तो ये होता है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, सतरिया आसाम में, और मणिपुरी तो ये होता है मणिपुर में। और उसके अलावा कथक जो होता है ये होता है यूपी में। तो ये हमारे क्लासिकल डांस है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वोकलिस्ट टू रिसीव द भारत रत्न इन 2008 2008 एंड इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू हैव पॉपुलराइज्ड ख्याल गायकी। तो निम्नलिखित में से कौन 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक हैं और उन्हें ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये हैं पंडित भीमसेन जोशी जी, एसोसिएटेड हैं ख्याल गायकी से, और भारत रत्न भी मिल चुका है इन्हें 2008 में। अब देखिए पंडित जो भीमसेन जोशी हैं किस घराना से बिलोंग करते हैं, तो ये किराना घराना से बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। और जो पंडित, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर वाज एसोसिएटेड विद द ग्वालियर घराना, तो ये ग्वालियर घराना से एसोसिएटेड है हिंदू क्लासिकल म्यूजिक। और उसके बाद गंगाबाई हंगल वाज अ मेंबर ऑफ किराना घराना, तो ये भी किराना घराना से एसोसिएटेड है। बेगम अख्तर, तो ये भी किससे है, ये काफ़ी 2-3 घराना से एसोसिएटेड है, तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। तो ये पटियाला घराना से एसोसिएटेड है, तो ट्रेंड करा था इन्होंने इन्हें उस्ताद अदा मोहम्मद खान ने के द्वारा। और किराना घराना में ट्रेंड हुई थी ये किसके अंडर, तो उस्ताद अब्दुल रहीम खान ने इन्हें ट्रेंड किया था, ठीक है, बेगम अख्तर को। तो ये ध्यान रखना है आपसे, नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर के पंडित विष्णु जी और ये
गंगाबाई हंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में मेजबानी निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा की गई। तो जो थर्ड एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो किसने होस्ट करा था वो, तो उत्तर प्रदेश ने होस्ट करा था। तो थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स, तो कब से कब तक थे ये, 25 मई से लेके 3 जून तक थे 2023 में उत्तर प्रदेश में। और जो गेम है वो 4 सिटीज़ में हुआ था, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ एंड गौतम बुद्ध नगर। और मॉस्कॉट क्या था इसका, G2। विच प्रेजेंट्स द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश, द स्वाम्प डियर, बारासिंगा जो है स्टेट एनिमल है इसका उत्तर प्रदेश का। पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, फर्स्ट पोजीशन पे रही है। तो 69 मेडल्स जीते हैं, 26 गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर जीते हैं और 26 ब्रॉन्ज जीते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेकंड स्थान पे रही है। और जो जैन यूनिवर्सिटी है वो थर्ड स्थान पे रही है, 32 मेडल उन्होंने लिए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसके बारे में पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर वाज अ स्टूडेंट ऑफ। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किसके स्टूडेंट थे, छात्र किसके छात्र थे वो। तो इनमें से आपको देखना है, एक बार खुद से ट्राई करके देखिए आप। तो पंडित ओमकार नाथ जो थे वो पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर के छात्र थे। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देखिए इनके बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट पूछ फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है आपको याद ही रखने हैं, समझाने का उनमें कुछ नहीं होता। तो देखो अब इनके बारे में देख लेते हैं। जो पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर हैं, तो इन्होंने क्या किया था, गंधर्व महाविद्यालय को स्थापित किया था 1901 में। तो ये याद रखना है आपको कि गंधर्व महाविद्यालय पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो गंधर्व महाविद्यालय कब एस्टेब्लिश किया था, 1901 में, और किसने, पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने। अब देखिए जो उस्ताद अब्दुल करीम खान है, ये ऑप्शन फर्स्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खान वाज एन इंडियन क्लासिकल सिंगर एंड अलॉन्ग विद हिज कजन अब्दुल वहीद खान द फाउंडर ऑफ किराना घराना। तो देखिए जो ये थे अब्दुल करीम खान और इनके भाई अब्दुल वहीद खान, तो ये फाउंडर थे किसके, किराना घराना के। आपको याद रखना है, किराना घराना के फाउंडर पूछे हुए हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो किराना घराना के फाउंडर हैं अब्दुल वहीद खान और अब्दुल करीम खान, क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना ऑप्शन जो थर्ड है उसके बारे में। देखिए पंडित गोपाल शंकर मिश्रा, तो ये एसोसिएटेड हैं, देखो विचित्र वीणा से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पंडित गोपाल शंकर मिश्रा किससे एसोसिएटेड है, तो ये है विचित्र वीणा से। याद रखना है आपको ये, बस इतना ही चीज़ें याद रखनी है फैक्चुअल, ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, बस उतना याद रखना है कि हाँ एग्ज़ाम में हम ऑप्शन देखा और टिक करें, हमारा मेन गोल होना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, उसके बाद आप कितना भी ज्ञान ले लेना, पर आपको जब छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी तो एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होता है कई बार याद भी नहीं होता है, तो आप ऐसे थोड़ा सा भी याद आ गया, सबकॉन्शियस माइंड में रह गया, तो आप चीज़ों को टिक कर देंगे और क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। हमें मैक्सिमम क्वेश्चन, जो हमारा टारगेट है वो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं जीएस में। ठीक है, तो पंडित विष्णु नारायण भतखंडे, तो पंडित विष्णु नारायण भतखंडे देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंडियन म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं ये। और देखिए जो पंडित ओमकार नाथ हैं, ये पंडित ओमकार नाथ वॉज एन इंडियन म्यूजिक टीचर और म्यूजिकोलॉजिस्ट एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। तो इतना याद रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। पंडित विष्णु नारायण भतखंडे तो इंडियन म्यूजिकोलॉजिस्ट, और इनके बारे में देख लो, विचित्र वीणा, गोपाल शंकर, और देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, तो किराना घराना से हैं। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एज पर आ रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट वाज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन महाराष्ट्र फॉर द ईयर 2021-22, 2021-2022। श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में बेरोजगारी की दर थी 2021 और 22 में कितनी थी, तो ये थी, बताइए आप। ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर, 3.5%। तो देखिए एक है सर्वे जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड
प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। इसका काम भी, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम भी सर्वे करने का होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये पूछा जा चुका है, और ये सर्वे ही करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये आपको याद रखना है 3.5% जो महाराष्ट्र में अनएम्प्लॉयमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2021-22 में थी, तो कितना था 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एनएसएसओ भाई जो एस्टेब्लिश हुआ था 1950 के आसपास हुआ था, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, एक बार आप चेक कर लेना किस डेट में यह एस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। नवरात्रि फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेस। तो नवरात्रि जो त्यौहार है निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है। तो ये आपको बड़ा ही इजी क्वेश्चन दे रखा है, तो ये माँ दुर्गा के लिए समर्पित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, खुदाई खिदमतगार अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडिया। तो खुदाई खिदमतगार एक स्वैच्छिक संगठन भारत के निम्नलिखित नेताओं में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये खुदाई खिदमतगार के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो ये स्टार्ट किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, फाउंडर थे ये इनके। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1929 में। ठीक है, और खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, रेड शर्ट मूवमेंट। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था ये मूवमेंट जो था, 1929 में था ये। नॉर्थ वेस्ट जो इधर वाले रीजन में था ये, ऐसे कुछ है ना, इधर वाले रीजन में था ये, नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है। ठीक है भाई, तो रेड शर्ट मूवमेंट क्यों था, क्योंकि ये जो इससे एसोसिएटेड लोग थे वो रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और एस्टेब्लिश 1929 में। और इसके लीडर कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में इतना ही पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, विजेंदर सिंह हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स फॉर हाउ मैनी टाइम्स। तो विजेंदर सिंह ने ओलंपिक्स में कितनी बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो 3 बार किया है भाई, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और विजेंदर सिंह किससे एसोसिएटेड है, तो इनका सपोर्ट जो स्पोर्ट्स है वो है बॉक्सिंग से, तो एसोसिएटेड है ये बॉक्सिंग से विजेंदर सिंह जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि किस एसोसिएटेड है विजेंदर सिंह, तो ये बॉक्सिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। तो किस खेल में भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। तो कब इंडिया ने अपना पहला जो इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल है वो कब जीता था, किस में जीता था। तो ये जीता था रेसलिंग में, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो किसने जीता था ये, तो ये जीता था केडी जाधव ने, और इंडियन फ्री स्टाइल रेसलिंग में जीता था, और नॉन फॉर विनिंग ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 में, जो समर ओलंपिक हुए थे हेलेंस्की में। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो ओलंपिक मेडल है जो ब्रॉन्ज आया था, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में 1952 में, और हुआ कहाँ था ये समर ओलंपिक, हेलेंस्की में। और ही वॉज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। तो पहले एथलीट थे इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक्स में। तो इतना आपको याद रखना है, केडी जाधव के नाम से आएगा, केडी जाधव, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जाधव। ठीक है, फ्री स्टाइल रेसलिंग से एसोसिएटेड है, और 1952 में आया था, ऐसे भी पूछ सकता है। आफ्टर इंडिपेंडेंट जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद पहला जो हमारा इंडिविजुअल मेडल आया था ओलंपिक्स में वो कब आया था। यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने पहला मेडल पूछा है इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो इनडायरेक्टली पूछ लिया है, बट डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम किसी भी एग्जाम में, कि इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो पहला ओलंपिक मेडल आया था इंडिविजुअल कैटेगरी में वो किसने जीता था। तो वो उसका आंसर भी यही होगा, केडी जाधव। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो उसका आंसर तो मैंने बता दिया आपको, रेसलिंग में जीता था। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। Who among the following was one of the recipient of the inaugural Professor C.R. Rao Centenary Gold Medal Award in 2021? तो निम्नलिखित में से कौन 2021 में उद्घाटन प्रोफेसर सी आर राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक था? तो किसको मिला है ये? तो ये मिला है जगदीश भगवती को। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, नेक्स्ट किसी एग्जाम में पूछ सकता है। देखो 3 साल पुराने क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पेपर है 2024 का सीजीएल का, और जो देखिए करंट अफेयर्स जो पूछ रहा है अवार्ड्स में से वो 2021 का, मीन्स 3 साल पुरानी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अवार्ड्स पे फोकस रखना है। मैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लिए एक क्लास लेके आऊँगा, तो आपको सारे रटवा दूंगा मैं 2-3 साल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। देखो ये इस अवार्ड के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो तो प्रोफेसर सी आर राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड है जो, वो 2 साल में एक बार दिया जाता है, और इंडियंस को और इंडियन ओरिजिन के जो स्कॉलर हैं उनके लिए दिया जाता है। किस फील्ड में? तो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड ऑफिशियल स्टेटिक्स में दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देता कौन है इस मेडल को? तो मेडल इज प्रेजेंटेड बाय द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी। तो टिस के द्वारा दिया जाता है, TIES के द्वारा, द इंडियन इकोनॉमिक मैट्रिक सोसाइटी के द्वारा। ट्रस्ट टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रोफेसर सी आर राव द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। द अवार्ड इंक्लूड्स गोल्ड मेडल एंड साइटेशन। इसमें एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और एक साइटेशन दिया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई इस अवार्ड के बारे में। ठीक है, इसे कौन कौन देता है? तो इसे द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी देती है। ठीक है, और किसको दिया जाता है? इंडियन एंड इंडियन ओरिजिन स्कॉलर्स को। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स इज नॉट रिलेटेड टू ओडिसी? ओडिसी जो डांस है, ओडिसी एक क्लासिकल डांस है, और इनमें से कौन उससे एसोसिएटेड नहीं है? निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो ये है गीतांजलि लाल, जो कि ओडिसी जो क्लासिकल डांस है उससे एसोसिएटेड नहीं है। SSC वालों नोट का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आप ऑप्शन पढ़ते टाइम नोट भूल जाएंगे और ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, तो इसलिए अलर्ट हो जाना है नोट देखते ही। ठीक है भाई, तो गीतांजलि लाल इसका आंसर है, बाकी 3 ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, तो गीतांजलि लाल किससे संबंधित है? तो ये है कथक से। तो कथक कहाँ का जो है डांस है? तो ये देखिए जो क्लासिकल डांस है कथक, उत्तर प्रदेश का, यूपी का। तो गीतांजलि लाल इसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, और कोरियोग्राफर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 75। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, एक तो PM को प्राइम मिनिस्टर, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन दोनों को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं एडवाइस ऑफ PM एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। तब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो ये अपॉइंट कर किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और देखिए आर्टिकल 74, इसमें क्या है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग PM, वो एड एंड एडवाइस करते हैं, एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो इसमें प्रेसिडेंट के लिए एड एंड एडवाइस करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, आर्टिकल 74। तो अब दूसरे आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। देखो जो आर्टिकल 71 है, डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन एंड द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इन फाइनल। तो अगर देखो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है
तो सीधा सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है उस जो डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करने की, ठीक है। तो उस जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वही फाइनल होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 71 कह रहा है कि अगर डिस्प्यूट हो जाए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन एंड द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर फाइनल। और आर्टिकल 66 क्या कह रहा है, इलेक्शन टू दी वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी इलेक्शंस के बारे में दे रखा है, क्वालिफिकेशंस क्या है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। और आर्टिकल 62 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट। तो इसमें प्रोसेस दे रखा है जो फिलिंग अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस में वैकेंसी है तो उसका जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो दे रखा है, वैकेंसी को फिलिंग का जो प्रोसेस है आर्टिकल 62 में। और जो प्रेसिडेंट है हमारे वो किस आर्टिकल में से कितने आर्टिकल के बीच आते हैं, तो 52 से 62। जो एग्जीक्यूटिव है, जो पार्ट 5 है, पार्ट जो 5 है, तो उसके अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के अंडर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के अंडर कौन कौन आते हैं, तो देखो प्रेसिडेंट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गई, और कौन आ गया, तो जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पार्ट 5 में आती हैं, ठीक है। और चैप्टर कितने हैं इसमें, 5 चैप्टर हैं। इतना आपको ध्यान रखना है और इन आर्टिकल्स के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम में इस वाले से पूछ लेगा, इस आर्टिकल को दे देगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शंस को हम इतना अच्छे से कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारा जो आंसर है वो गलत नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। दी ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ दी ऑफिस टू दी वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय दी, तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो ये प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जी हैं, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा जो उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई जाती है तो वो प्रेसिडेंट जी दिलाते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट की शपथ है, ओथ है, जब वो ऑफिस में जाते हैं तो उससे पहले शपथ शपथ लेते हैं वो, तो वो शपथ कौन दिलाता है, तो वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो शपथ दिलाते हैं तो वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और जब प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और कैग को शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी 51st जो है 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, लिखना है कि कौन बने हैं अभी 51 में जो CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उन्हें कौन पद दिलाता है उनकी, तो प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है भाई। तो वाइस प्रेसिडेंट की कौन दिलाएंगे, तो प्रेसिडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज द नेम ऑफ द विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1450, तो 1450 में पहली बार आविष्कार किए गए पवन मापन यंत्र का नाम क्या था, तो आपको बताना है क्या है जो विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका नाम है एनीमोमीटर। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो ट्रांसमीशोमीटर, इसका काम क्या है, ये है, इसके मल्टीपल यूज़ हैं इंक्लूडिंग मेजर द क्लैरिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की क्लैरिटी होती है उसे मेजर करता है। और डिटरमाइनिंग द रनवे विजुअल्स रेंज, जो रनवे होते हैं एयरपोर्ट के उनके विजुअल रेंज के लिए यूज किया जाता है ट्रांसमीशोमीटर का। और देखो ये जो होता है ड्रॉप साउंड इज़ द वेदर डिवाइस दैट इज़ ड्रॉप्ड, जो ड्रॉप किया जाता है एयरक्राफ्ट से टू मेजर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड इट फॉल्स टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे गिराया जाता है ड्रॉप साउंडे को। और जो वेदर मेजरिंग डिवाइस है,
ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं उन्हें मेजर करता है, एयरक्राफ्ट से गिराया जाता है। ठीक है, और सीलिंग प्रोजेक्टर डिस्टेंस मेजर करता है ग्राउंड से सीलिंग का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल नाइटहुड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइल एक्सप्रेसिंग हिज एंग्विश। तो निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए? तो ये कौन सा इवेंट हुआ था जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो नाइटहुड जो अवार्ड दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे वापस कर दिया था, जो टाइटल दिया था नाइटहुड का? तो ये जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, 1919 में। तो इन्होंने अपना नाइटहुड का जो टाइटल है वो वापस कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। देखो, 1913 1913 में ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज़। तो उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में। तो कौन सी थी इनकी? तो इन गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें नोबल प्राइज़ 1913 में। तो ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला था। 1915 में ही वॉज अवार्डेड द नाइटहुड, जो नाइटहुड का जो टाइटल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, किंग जॉर्ज 5 ने 1915 में। और 1919 में इन्होंने जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था उसमें भाई ये नाइटहुड की जो उपाधि है वो वापस कर दी थी। और इनके जो कुछ वर्क हैं नोटेबल वर्क, देखिए इसमें इनकी है गीतांजलि जिनके लिए इन्हें नोबल प्राइज़ मिला था 1913 में, और घरे परे, गोरा, मनासी और बालाका, सोनाई तौरी, सोनाई तौरी। और ही इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर हिज सॉन्ग एका चलो रे। तो इन्होंने जो ये एका चलो रे सॉन्ग था इन्होंने ही दिया था इसको। और इन्होंने नेशनल एंथम, देखो दो कंट्रीज़ का नेशनल एंथम इनके द्वारा ही दिया गया है, जो एक तो जनगण मन है अपना भारत का, और दूसरा जो बांग्लादेश का है अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बांग्ला। तो जो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, और जो जनगण मन है वो भी। और जनगण मन का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी किया था बंगाली से इंग्लिश में, इन्होंने ही किया था। और 1921 में एस्टेब्लिश द विश्व भारती यूनिवर्सिटी, 1921 में इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ ना कुछ इनमें से आ चुका है एग्ज़ाम में, सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, तो इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। तरुण भट्टाचार्य हु वॉज अवार्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2018 में 2018 में इज़ नोन फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कि किस संगीत को बजाने के लिए जाना जाता है? तो किस एसोसिएटेड है तरुण भट्टाचार्य, पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो ये एसोसिएटेड है संतूर से। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, सितार से पंडित रविशंकर, तबला से जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर भी और जाकिर हुसैन भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक उदाहरण है? तो ये है बटरफ्लाई, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। देखिए, आर्थ्रोपोड, फाइलम आर्थ्रोपोड, एनी मेंबर ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोड, द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, ये लार्जेस्ट फाइलम है। विच इंक्लूड्स सच फैमिलीज फॉर्म्स एज लॉबस्टर, क्रैब्स, स्पाइडर्स, माइट्स, इंसेक्ट्स, सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स। इन्हीं की फैमिली में है आर्थ्रोपोड्स की में। 84% है ऑल नोन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जितनी भी स्पीसीज हैं एनिमल्स की उनका 84% है ये, तो आर्थ्रोपोडास हैं। ठीक है, और देखिए इनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड स्केल्टन कवरिंग कंपोज ऑफ काइटिन। जो स्केल्टन होता है वो काइटिन का बना होता है, जॉइंटेड स्केल्टन होता है, कॉम्प्लेक्स सुगर होता है ये काइटिन, और बाउंड टू प्रोटीन।
अब देखिए नियरेस वैक्सीलोसा, तो ये कॉमन नेम है म्यूशेल वॉर्म का, तो बिलोंग टू द फाइलम ऑफ एनिलिडा, तो ये एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। नेरिस नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, नेरिस, तो ये आपको ध्यान रखना है किस फाइलम से है, तो ये एनिलिडा से है। ग्रुप नोन एज सेगमेंटेड वॉर्म्स, जो सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे सेगमेंटेड वॉर्म्स जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, एनिलिडा की में, फाइलम एनिलिडा, तो याद रखना है आपको। और हीरू दिनारिया बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा, तो ये वाला जो ऑप्शन थर्ड है ये भी एनिलिडा फाइलम से ही बिलोंग करता है। और इज अ जीनस ऑफ लीचेस, जो जोक्स होती हैं, ब्लड सकर्स होते हैं, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट होते हैं विद सेगमेंटेड बॉडीज़, इनकी भी सेगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं, और इनवर्टिब्रेट होते हैं ये भी, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और ये एनिलिडा जो फाइलम है उसी से बिलोंग करते हैं। तो जोक उसका एग्जाम्पल है, जब आपने तालाब वगैरह में देखा होगा जोक, जब जोक जो होती हैं वो जो ब्लड सकर होती हैं, ठीक है, तो ये उसी का ही एग्जाम्पल है फाइलम एनिलिडा का। तो पीला क्या होता है, पायला जो होता है, तो ये है जीनस ऑफ लार्ज फ्रेश वाटर स्नेल्स होते हैं ये। और किस कैटेगरी किस फाइलम में आते हैं ये, तो ये मोलस्का फाइलम में आते हैं। फैमिली अमू अम्पुलोराडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मोलस्का फाइलम में, इतना ध्यान रखना है आपको बस थोड़ा सा, किस फाइलम से बिलोंग करते हैं ये, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाता है जो एसएससी का जो एजेंसी पेपर सेट करती है वो, तो उसका माइंड सेट पकड़ना है आपको, क्योंकि वो पी वाई को रिपीट ही कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। एज पर द टिमुरिड ट्रेडिशन हिमायू हैड टू शेयर पावर्स विद हिज ब्रदर्स, तो हिमायू हैड the control of Delhi, Agra and central India, while his brother Kamran controlled which of the following region, तो तैमूर परंपरा के अनुसार हिमायू को, तिमुरिड परंपरा के अनुसार हिमायू को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। तो हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था, तो इसका जो नियंत्रण था वो था अफगान और पंजाब पर। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो जब बाबर की मृत्यु हो गई थी 1926 से 1526 से, और 1530 तक रहा था बाबर। बाबर के बाद आया था हिमायू, बाबर का बेटा था हिमायू, हुमायूं, ठीक है, तो इसने 1530 से और 1540 तक, क्योंकि 40 के बाद सूर डायनेस्टी आ गई थी यहाँ पे, सूर डायनेस्टी ने हरा दिया था, सूर ने, शेरशाह सूरी था। फिर इसके बाद एक बार फिर 1955 में, 55-56 में फिर से एक साल के लिए राज किया इसने हुमायूं ने, और फिर सीढ़ियों से गिरकर इनकी मौत हो गई। हुमायूं के बाद कौन आया था, तो अकबर आया था, अकबर आया था, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 1556 से लेके और 1605 या 6 तक इन्होंने रूल रहा था, अकबर का रूल रहा था, ठीक है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं इसकी क्रोनोलॉजी, भाजसा से, भाजसा, ठीक है, तो भाजसा से याद रख सकते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इनकी क्रोनोलॉजी। अगर आ जाए तो कई बार पूछी हुई है, कई पता नहीं कौन सी शिफ्ट में मैंने देखा था ये कि क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी उन्होंने, तो आपको बादशाह से क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी, ठीक है। बाबर और हुमायूं, HI, और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, देन लास्ट वाला था जो 1707 तक इसका राज रहा था, मुग़लों का जो पीरियड है 1707 तक रहा था। जो लेटर मुगल्स थे वो भी थे बाद में, बट वीकर था, तो लेटर मुगल्स थे वो इतने जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं थे, स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे, तो मेन हम मानते हैं 1707 तक जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे ये मुग़ल एम्पायर के, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 1526 से और एंड हुआ था 1707 पे, फिर उसके बाद लेटर मुगल्स आ गए थे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्स आर नोन फॉर ऑब्जर्विंग द peroxide effect in adding reagent to unsaturated compounds in 1933, तो 1933 में
अस्त्रंत यौगिकों में अभिक्रमकों को जोड़ने में पेरोक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से दो कार्बनिक रसायनज्ञ जाने जाते हैं? तो इसमें पूछ रहा है केमिस्ट के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट के बारे में, जो जो जाने जाते हैं ऑब्जर्विंग द peroxide effect in adding reagent to unsaturated compounds in 1933। तो ये unsaturated compound है भाई ये। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, मॉरिस एस्कर क्रॉस एंड फ्रैंक आर मायो। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसको ऐसे कैसे याद कर लें, थोड़ा सा मेमोरी में बिठा लें, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है, अपकमिंग जो 2025 के एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है भाई, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो नॉट का ध्यान रखना है एसएससी वालों, इस बात का ध्यान रखना, नॉट देखते ही अलर्ट हो जाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो टू प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये भाई नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये क्या है? ये प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, उसमें दे रखी हैं ये। तो ये नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका आंसर है। ठीक है, टू प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। बाकी सारी जो हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, टू वैल्यू द प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। और ऑप्शन थर्ड देखो, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। और टू फोर्थ वाला देख लेते हैं, देखो, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर आपने को थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये सारी। ठीक है, तो ये किसी एक्ट के द्वारा है, प्रोहिबिट ट्रेड इन, ऐसा नहीं है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो थोड़ी आप पढ़ोगे तो आपको देखो सबकॉन्शियस माइंड में ना थोड़ी चीज़ें पता लग जाती हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। तो ये किसी एक्ट के द्वारा है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, अमेंड हो चुका है वो। तो उसमें दे रखी है ये, प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो बाकी सारी हमारी तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, कब ऐड करी गई थी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। तो ये कब ऐड करी गई हैं? तो ऐड करी गई हैं 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में ऐड करी गई हैं। और 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? स्वरण सिंह कमेटी, स्वरण सिंह जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पर ऐड करी गई हैं। और किस जो कंट्री है उससे इंस्पायर्ड है? तो यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है। और क्या है इसके बारे में? नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। और देखिए जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है, और वो देखिए कब ऐड करी गई थी? तो 86th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, उसमें ऐड करी गई थी। तो पेरेंट्स को और गार्जियंस को अपने जो बच्चे हैं 0 से 6 to 14 ईयर्स तक के, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है 11th जो है। तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड करी गई थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए किस पार्ट में आती है? तो ये पार्ट है जो पार्ट 4A, मीन्स 4A में आती हैं। और किस आर्टिकल के अंदर? 51A के अंदर, 51A के अंदर जो आर्टिकल है। इतना आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, बाकी आपको 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि नंबर पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। बाकी मैंने करा रखी है 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दूसरी शिफ्ट में। तो आप जब सब शिफ्टों को देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। और देखिए भाई, आने वाली जो क्लासेस हैं उनके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ठीक है, और क्लास को कंप्लीट देखिए, बिना क्लास को कंप्लीट देखे या क्वेश्चंस का कंप्लीट किए बिना तो देखो आपको ऐसे चीज़ें समझ नहीं आएंगी जब तक आप क्लास को कंप्लीट नहीं देखेंगे। तो आपको सारी सीरीज़ को कंप्लीट देखना है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो 1.5 या 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। ठीक है, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। वैसे भी हम पढ़ भी इस तरीके से रहे हैं कि हमें दोबारा कोई चीज़ें पढ़नी ही ना पड़े। ठीक है, आप 2 बार क्लास को देख लेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।
तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वर द मेन ऑब्स्टेकल ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास के दौरान मुख्य बाधाएं क्या थी, तो ये आपको बताना है। तो उस समय देखो हमारे पास कैपिटल का थोड़ा इशू था, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ में। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज़। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थोड़ी कमी थी उस टाइम पे, ठीक है, ये ऑब्स्टेकल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। नॉट पूछ रहा है, अलर्ट हो जाना है नॉट देखते ही। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो न्यूटन ही नहीं है। न्यूटन है फोर्स की यूनिट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रखना है आपको। बाकी तीनों एनर्जी की यूनिट है, जूल, कैलोरी एंड किलोवाट। तो इसका ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। न्यूटन यूनिट नहीं है एनर्जी की, फोर्स की यूनिट है, और फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम का एक घटक है। तो कौन सा घटक है इसमें, देखो बैंक लिंकेज से पूछ रहा है ये, तो ऑप्शन सेकंड इस का राइट आंसर है, बैंक प्रोवाइडिंग लोन्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो बैंक लोन प्रोवाइड करता है, जो मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, इंडिविजुअल लोन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके जिम्मेदार भरने के सभी होंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। जो लोन को रीपे करना होगा वो सभी मेंबर्स को करना होगा, अगर वो नहीं, उसके जिम्मेदार अगर इंडिविजुअल नहीं चुकाता है तो, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, बैंक प्रोवाइडिंग लोन्स टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये जो आया था सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज जो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जो आया था वो नाबार्ड ने लॉन्च किया था 1992 में, 1992 में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन थर्ड देखो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग। तो NGO तो प्रोवाइड नहीं करेगा, बट उसके कंपोनेंट पूछे हैं तो यही सबसे हमें जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है यही लग रही है। बैंक प्रोवाइडिंग लोन्स टू द इंडिविजुअल्स, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाएंगी इसमें, और कुछ फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। तो ये सभी इसका काम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, और जो सेविंग अकाउंट है बैंक के द्वारा वो खोले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट पास्ट। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो ये कब आया था, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो पास हुआ था, तो ये हुआ था 2016 में। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखो राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी जो एक्ट है वो पास हुआ था 2016 में। इंट्रोडक्शन कब आया हुआ था इसको, तो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2014 में बिल आता है, फिर बनता है एक्ट जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है। तो ये बिल आया था 2014 में, 14 में, 2014 में, एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट 7 फरवरी 2014 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। पास हुआ था लोकसभा में कब, तो दिसंबर 14 में 2016 में, और राज्यसभा में 16 दिसंबर 2016 को पास हुआ था। उसके बाद असेंट मिली थी प्रेसिडेंट की, गेव हिज असेंट टू द बिल ऑन 27 दिसंबर 2016 को, केम इन टू फोर्स। तो ये एक्ट है ये 2017 में फोर्स में आया। और जो ये है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसने रिप्लेस किया किसको, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। तो इस वाले एक्ट को इसने रिप्लेस किया। और जो ये एक्ट है, एंश्योर द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैव इक्वल राइट्स, ओन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टीज़, कंट्रोल देयर फाइनेंशियल अफेयर्स एंड एक्सेस बैंक लोन्स, मॉर्टगेज एंड अदर फाइनेंशियल क्रेडिट्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसे एक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कब आया था, तो थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं उनके बारे में देख लें आप थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22, द वर्धा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है गोदावरी की। तो वर्धा इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। और गोदावरी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये त्रिम्बकेश्वर, नासिक से, महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो गोदावरी रिवर है त्रिम्बकेश्वर, नासिक और महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है भाई। और ये देखो, वेस्टर्न फ्लोइंग ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये गोदावरी। ठीक है, ऊपर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नूरू है, फिर पोन्नैयार है, फिर है कावेरी, और फिर है वैगई। तो ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है? तापी है। और उसके ऊपर जो तापी के ऊपर पड़ती है वो कौन सी पड़ती है? तो ये है नर्मदा, नर्मदा रिवर है। तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है नर्मदा और तापी। और महानदी भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जो निकलती है तापी रिवर निकलती है मुल्ताई रेंज, एमपी से। और जो नर्मदा रिवर है ये अमरकंटक से निकलती है, जो कि मैकाल रेंज के अंडर है। मैकाल रेंज इधर सतपुरा रेंज पड़ती हैं, सतपुरा के आगे मैकाल रेंज पड़ती हैं इनके ईस्ट में। तो यहाँ से ये नर्मदा निकलती है। और तापी मुल्ताई रेंज से, जो कि है एमपी में। और महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से। ठीक है। और गोदावरी मैंने आपको बता ही दिया त्रिम्बकेश्वर से। तो ट्रिब्यूटरी मैं करवा दूंगा इसकी कंप्लीट ट्रिब्यूटरी, तो लेक्चर ले आऊँगा मैं अभी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो मोस्टली ऐसे एग्जाम में पूछता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ईस्टर्न इधर जो जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ईस्टर्न रिवर्स। और ये जो गिरती हैं ये एस्चुरी बनाती हैं। बे ऑफ खम्बात में, बे ऑफ किस में गिरती हैं? ये खम्बात में। तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग है, ये ईस्टर्न फ्लोइंग है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डिड बुद्धिज्म गेट स्प्लिट इनटू टू स्कूल्स, हीनयान एंड महायान, इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? तो निम्नलिखित में से किस नियम के दौरान बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध परिषद में दो स्कूलों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो ये जो स्प्लिट है बुद्धिज़्म का, तो दो में टूट गया था, हीनयान और महायान में। तो वो कब हुआ था? तो वो कुशानाज के टाइम में हुआ था। तो कनिष्क रूलर था, कनिष्क का रूलर था 72 AD में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है। और ये हुई थी कश्मीर में, कुंडलवन में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये कनिष्का के टाइम में महायान और हीनयान में जो है विभाजित हो गए थे। तो ये 72 AD में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है। तो ये, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कौन थे, प्रेसाइड किसने किया था? ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। बाकी ये जो डायनेस्टी है कुषाण, पार्थियन और साकाज, तो ये फॉरेन डायनेस्टी है। ठीक है, इसके अलावा इंडो ग्रीक्स भी आए थे। तो ये पोस्ट मौर्यन के टाइम में आए थे, पोस्ट मौर्यन। ठीक है। और गुप्ताज का टाइम पीरियड 319 से लेके जो पीरियड है मेन पीरियड है, और 550 तक रहा है। इसके बाद हर्षवर्धन आ जाता है। हर्षवर्धन जो कौन सी डायनेस्टी है? वो पुष्य भूति डायनेस्टी, जिससे हर्षवर्धन बिलोंग करते हैं, पुष्य भूति डायनेस्टी। ठीक है। तो ये कुशानाज, पार्थियन और साकाज फॉरेन है, फॉरेन डायनेस्टीज है। इसके अलावा इंडो ग्रीक्स भी फॉरेन है। बाकी गुप्ताज हैं जो इन्होंने सेंट्रल इंडिया पे काफ़ी राज किया था, और इनका टाइम पीरियड 319 से। और गुप्ताज के जो फाउंडर हैं वो श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्ता घटोत्कच आए थे, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त वन आए थे, फिर समुद्रगुप्त आए थे, फिर चंद्रगुप्त टू आए थे, फिर कुमार गुप्त थे, फिर स्कंदगुप्त थे। तो ये क्रोनोलॉजी है इसकी, ये भी याद रखना थोड़ी सी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन इंडिया? तो वित्तीय वर्ष 2019 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व है?
तो फाइनेंशियल ईयर 2019 का बताना है आपको। हाईएस्ट जो रोड डेंसिटी है किस में है, तो वो केरला में है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं, देखो फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, हाईएस्ट रोड डेंसिटी है उसमें 22,600 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। और जो स्टेट्स में है वो केरला में है। हाईएस्ट रोड डेंसिटी 2019 के अकॉर्डिंग है ये, फाइनेंशियल ईयर 2019 अब चेंज हो गई होगी, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो अब की जो केरला की डेंसिटी है 2019 के अकॉर्डिंग, तो ये 6,700 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है। 2023 का भी केरला ही है अभी भी, जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो केरला की है अभी भी 2023 में भी, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और यूनियन टेरिटरी अगर 2019 की पूछ ले तो चंडीगढ़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ टेटनस कॉज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी। तो विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी से उत्पन्न होने वाले टेटनस का दूसरा नाम क्या है। तो इसमें क्या होता है, लॉकजा हो जाते हैं जिसको टेटनस हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, और इसका वायरस भी पूछा हुआ है। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी, तो टेटनस के लिए जो इसका बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, जिसकी वजह से टेटनस हो जाता है। और टेटनस में क्या होता है, लॉकजा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि PYQ में पूछे गए हैं। SSC CGL में 2 शिफ्ट का सॉल्यूशन एक साथ है। अगर आपको शिफ्ट वाइज देखना है तो शिफ्ट वाइज भी देख सकते हैं। और देखिए, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए भाई, ठीक है।